हेलो। एमए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी गण, आज मैं आप लोगों को 11th पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत आने वाले व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में बताने जा रहा हूं। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया। यह राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझना चाहती है। व्यवहारवादी विद्वानों ने राजनीति को एक प्रणाली के रूप में देखा और गुणात्मक के बजाय मात्रात्मक विश्लेषण पर जोर दिया। इसे एक विशुद्ध विज्ञान बनाने की कोशिश की गई है। अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार व्यवहारवाद को कुछ राजनीति वैज्ञानिकों ने इसे गुणात्मक अध्ययन तक ही सीमित रखा। अमेरिकी राजनीति विज्ञान में 20वीं सदी को दूसरे दशक से ही राजनीतिक सिद्धांत को ज्यादा से ज्यादा विज्ञान संबद्ध बनाने के रुझान पैदा होने लगे थे। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आने वाले व्यवहारवाद के पिता समझे जाने वाले चार्ल्स मेरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में व्यवहारवाद को एक नया रूप प्रदान किया। उसने वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित करने का प्रयास किया। 60 के दशक में डेविड स्टन ने चार्ल्स मेरियम के बाद व्यवहारवाद को वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया। उसने अपनी सारी पुस्तकों तथा लेखों के माध्यम से व्यवहारवाद की व्याख्या प्राकृतिक विज्ञानों के समान करने का प्रयास किया तथा उसे इसमें काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई। डेविड स्टन ने अपने लेख द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के आधार एवं लक्ष्यों की बड़ी सटीक रूपरेखा प्रस्तुत की। इस प्रकार व्यवहारवाद 60 के दशक के बाद अपने स्वरूप में परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया। विश्व अभी तक 2 वर्ल्ड वार झेल चुका है, जिसमें संपूर्ण विश्व
दो गुटों में विभाजित हो गया था। प्रत्येक गुट अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग विरोधी गुट के देश पर करके बहुत ही बड़ी संख्या में नरसंहार कर रहे थे। इन दोनों महायुद्धों के पूर्व राजनीति विज्ञान का अध्ययन परंपरावादी दृष्टिकोण से किया जाता था। यह दृष्टिकोण अत्यंत कठोर था, जिसमें तत्कालीन राजनैतिक विश्लेषकों में वैचारिक असंतोष का जन्म हुआ। इस असंतोष ने व्यवहारवादी आंदोलन का रूप ले लिया। व्यवहारवादी आंदोलन में मानवीय व्यवहार को राज से ऊपर मानकर स्वतंत्र रूप से अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया गया। व्यवहारवाद के आगमन के कारण ही द्वितीय युद्ध के पश्चात राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीति शास्त्र को कल्पनाओं के जंजाल से बाहर निकालकर उसे अनुभववादी तथा क्रियात्मक बनाने का प्रयास किया। इन सभी प्रयासों को व्यवहारवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इसे हम यह भी कह सकते हैं कि व्यवहारवाद वह है जिसमें राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों तथा खोजों एवं दृष्टिकोणों के अनुरूप और वैज्ञानिकता के आधार पर मानवीय तत्वों और अनुभव को अधिक महत्व दिया जाना ही व्यवहारवाद का वास्तविक अर्थ है। अमेरिकी राजनीति विज्ञान में 20वीं सदी के दूसरे दशक से ही राजनीतिक सिद्धांतों को अधिक से अधिक विज्ञान सम्मत बनाने का प्रयास शुरू हो गया था। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक व्याख्या डेविड ईस्टन के द्वारा जब की गई, इस दौर में शीत युद्ध अपने चरम पर था, जिसके प्रभाव में राजनीति को एक निश्चित मूल्य प्रणाली की दृष्टि से देखने वाले लोगों का अवमूल्यन हुआ। अमेरिकी विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को नागरिक शिक्षण और राजनीतिक सुधारों का जरिया बनाने के बजाय विशुद्ध विज्ञान बनाने की ठान ली। उनके इस संकल्प के पीछे तर्कपरक प्रत्यक्षवाद तथा इंद्रिय अनुभववाद था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 और 60 के दशक में नई पीढ़ी के समाज वैज्ञानिकों ने राजनीति को समझने के लिए औपचारिक संस्थाओं की सत्ता और प्राधिकार पर विचार करने या राजनीतिक विचारों का इतिहास खंगालने के बजाय तथ्यों के अध्ययन पर जोर देना उचित समझा। इसके तहत आग्रह किया गया कि राजनीति का विज्ञान सम्मत अध्ययन तभी संभव है जब किसी तरह के नीतिगत, निजी या आस्थागत रुझान से साफ बचते हुए सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों के दम पर राजनीति और समाज को समझने के मॉडल बनाए जाए। औपचारिक संस्था की जगह मतदाताओं, हित समूहों, राजनीतिक दलों और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर रोशनी डाली जाए। इसी के साथ औपचारिक पदों पर बैठे
विधिकर्ताओं, अधिकारियों और न्यायाधीशों वगैरह के तौर तरीके की जांच की जाए। इस व्यवहारवादी समाज विज्ञान ने राजनीतिक दर्शन की उपयोगिता को एकदम ठुकरा दिया और सभी तरह के मानकीय प्रश्नों और विचार विमर्श से किनारा कर लिया। यह दृष्टि बहुत कुछ प्राकृतिक विज्ञानों से ली गई थी। इस योजना के तहत मानकीय की जगह तथ्यात्मक और अनुभव सिद्ध विश्लेषण पद्धति और अनुसंधान पर जोर दिया गया। राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक प्रक्रियाओं के तथ्यपरक अध्ययन और विवेचन को तरजीह दी गई। सर्वेक्षण तकनीकों अपनाई जाने लगी। राजनीति तंत्रों के मॉडलों के रूप में समझने का सिलसिला आरंभ हुआ और चुनाव आदि के आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से राजनीतिक व्यवहार का सूत्रीकरण किया जाने लगा। व्यवहारवाद के इस हस्तक्षेप ने राजनीति विज्ञान में रिसर्च का एजेंडा पूरी तरह से बदल डाला। अमेरिकी संस्थानों ने भी इस तरह के अनुसंधान में जमकर संसाधनों का निवेश किया और सारी दुनिया में राजनीति को समझने के लिए व्यवहारवादी शोध की होड़ मच गई। दिलचस्प बात यह है कि जिन दिनों व्यवहारवाद अपना दबदबा बना रहा था, समाज विज्ञान में उसकी आलोचना भी हो रही थी। 30 के दशक से ही अमेरिका में जर्मनी से ऐसे विद्वानों के आने का तांता लगा हुआ था जो समाज विज्ञान को अपने मानकीय सरोकारों से अलग करके वस्तुनिष्ठ विज्ञान बनाने के पक्ष में नहीं थे। इनमें प्रमुख थे लेवी स्ट्रास, एरिक वेजलिन, हन्ना आर्थ, थियोडोर और हर्बर्ट मार्क्यूज। वामपंथी हों या दक्षिणपंथी, विद्वता के क्षेत्र में इन विद्वानों ने उस अमेरिकी रवैये से असहमति व्यक्त की जो वैज्ञानिकता, उत्तरवाद, उदारवाद और ऐतिहासिक प्रगति के पक्ष में अधिक झुकाव हुआ था। इन लोगों ने व्यवहारवादियों के इस दावे का खंडन किया कि मानकीय आधार पर विकसित हुई राजनीतिक सिद्धांतों का जमाना अब गुजरता जा रहा है। स्ट्रास ने कहा है कि राजनीति को नया विज्ञान बनाने की कोशिश में निहित प्रत्यक्षवादी रवैयों के कारण राजनीति को बेहतर समझ बनाना नामुमकिन होता जा रहा है। पूरे 50 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत को केंद्र मानकर व्यवहारवाद और उसके आलोचकों के बीच बहस छिड़ गई। इसी के परिणाम स्वरूप 60 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत की दुनिया 3 श्रेणियों में बंट गई। एक श्रेणी में वे सिद्धांतकार आते थे जिनकी प्राथमिकता राजनीतिक विचारों के इतिहास को केंद्र में बनाकर अध्ययन करना था। दूसरी श्रेणी मानकीय राजनीतिक सिद्धांतों की ओर और तीसरी राजनीति को तथ्यात्मक अनुभव सिद्ध ज्ञान पर आधारित करना था, जिन्होंने तथ्यों का विश्लेषण करते हुए मॉडल रचे और समान सिद्धांतों की रचना की। इसमें डहल का नाम सर्व प्रमुख है। इस प्रकार यह सत्य है कि व्यवहारवाद विकसित अवस्था के रूप में एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन इसके अंश प्राचीन काल में भी देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल से ही राजनीति वैज्ञानिक और शासक दोनों ही सीमित अर्थों में व्यवहारवादी रहे हैं और मनुष्य के व्यवहार को देखकर ही काम करते रहे हैं। प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, मैकियावेली, हॉब्स,
लॉक तथा रूसो आदि अनेक राजनीतिक विचारकों ने मानव व्यवहार का अवलोकन किया है। जॉन लॉक को व्यवहारवाद का आधुनिक संस्थापक माना जाता है। उनकी उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा अनुभववादी दृष्टिकोण पर आधारित थी। बहुलवादी विचारकों ने इसे गति प्रदान की। इसको विकसित करने में बेजहॉट, ब्राइस और लासवेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर तथा दुर्खीम आदि विचारकों ने इसे गति प्रदान की। 1908 में ग्राहम वाल्स ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में व्यवहारवाद का प्रश्रय दिया। इस संबंध में वाल्स ने कहा है, राजनीति का अध्ययन वर्तमान स्थिति में असंतोषजनक है। सभी अध्ययनकर्ताओं तथा संस्थाओं का विवेचन तो करते हैं, लेकिन वे मनुष्य के परीक्षण से दूर रहते हैं। ग्राहम वाल्स का विचार है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन होते समय मानव व्यवहार का परीक्षण तथा उसकी वास्तविक मनोभावों को समझना आवश्यक है। बेंटले ने कहा है, हमारा राजनीति शास्त्र निर्जीव है। यह शासकीय संस्थाओं के बाहरी स्वरूप का औपचारिक अध्ययन करता है, गुण दोष द्वारा सरकारों का विवेचन करता है। जब इसे कानून के परिधि से बाहर निकाला जाता है तो यह एक मजाक बनकर रह जाता है। इसलिए बेंटले ने राजनीतिक प्रक्रिया की विशेषताओं का पता लगाने के लिए समूहों के अध्ययन तथा अवलोकन पर बल दिया। उसने कहा कि यह बात कोई महत्व नहीं है कि संविधान और विधियां का अध्ययन किया जाए। राजनीति को सही अर्थों में समझने के लिए हमें राजनीतिक संस्थाओं के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाद चार्ल्स मेरियम ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के द्वारा ही व्यवहारवाद को विकसित किया गया। उन्होंने समाज विज्ञान को व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में परिवर्तित कर दिया। अमेरिका में व्यवहारवाद के बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में प्रभावशाली आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया और उनके शोध पत्र प्रकाशित होने लगे, जैसे पब्लिक ओपिनियन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अमेरिकन बिहेवियरल साइंटिस्ट, बिहेवियरल साइंस
आदि। अमेरिका में इसके विकास के लिए सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना हुई। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन तथा सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने मिलकर व्यवहारवादी क्रांति को आगे बढ़ाया। इस तरह डेविडस्टन, लासवेल, कोलमैन, ड्यूस, साइमन, पावेल, बेंटले, मेरियम, ग्राहम वाल्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम, फ्रायड, पैरेटो आदि विचारकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप व्यवहारवादी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इन सभी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत अपनी अंतिम घड़ी गिनने लगा और एक ऐसे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रयासों को बल मिला जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवहार को समझने में सक्षम हो गया है। हम लोग व्यवहारवाद के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग व्यवहारवाद आने के पीछे कारण क्या था? क्या परंपरावादी दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन हो रहा था वह समाज, राज्य तथा विश्व की समस्याओं को हल करने में सक्षम साबित नहीं हो रहा था? इस कारण हमें यह जानना पड़ेगा कि व्यवहारवाद अपनाने के पीछे कारण क्या हुआ। इसे समझने के लिए हम लोग को जानना आवश्यक है कि परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के प्रति लोगों में असंतोष उत्पन्न हो रहा था तथा द्वितीय विश्व युद्ध की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति में राजनीति विज्ञान अक्षम साबित हो रहा था। यूरोपियन चिंतकों ने इसमें काफी योगदान किया कि इन समस्याओं को हल करने के लिए इसके स्वरूप में आधुनिकता तथा नेचुरल साइंस की तरह इसका अध्ययन किया जाए। इस पे सामाजिक विज्ञानों का भी प्रभाव पड़ा। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि के क्षेत्र में पहले ही क्रांति आ चुकी थी। इसमें नई दृष्टिकोणों का आगमन हो गया था। राजनीति विद्वानों ने भी इस परिवर्तन को देखकर स्वयं भी राजनीति शास्त्र को व्यवहारिक बनाने का प्रयास करने लगे थे। उन्होंने एक अंतर शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया तथा इसी क्रम में व्यवहारवाद का विकास हुआ। राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना ने भी व्यवहारवाद में काफी सहयोग किया। इसके विकास में तथा इसके नए नए आयामों के अंतर्गत अध्ययन में इन संस्थाओं ने काफी
सहयोग किया। जैसे 1930 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, 1940 का सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज आदि ने भी व्यवहारवाद को समृद्ध तथा परिवर्तित करने में अहम भूमिका अदा की। डहल, कैटलिन तथा डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की कुछ मान्यताओं की ओर इशारा किया है। वे चाहते हैं कि अध्ययन की इकाई छोटी हो, अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होना आवश्यक है, अंतर अनुशासनीय अध्ययन पर जोर देना चाहिए, राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में देखा जाए। इस प्रकार इन विद्वानों ने अध्ययन के तरीकों में परिवर्तित करने का सुझाव दिया। सभी व्यवहारवादी विचारकों ने व्यवहारवाद का विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद को एक बौद्धिक आंदोलन बनाकर अपना विशेष योगदान दिया। उसने व्यवहारवाद को विकसित करने के लिए इसके विशिष्ट अध्ययन के तरीकों पर जोर दिया। वह कहता है कि इसमें नियमितताएं, सत्यापन, तकनीकी, प्रमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धता, शुद्ध विज्ञान, समायोजन या एकीकरण इत्यादि का होना आवश्यक है। इस प्रकार डेविड स्टर्न का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती है जो बार बार देखने को मिलती है। इन बार बार होने वाली प्रवृत्तियों के आधार पर उपयोगी निष्कर्ष निकालकर उन्हें सिद्धांत का रूप दिया जा सकता है। हालांकि यह व्यवहार कई अवसरों पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति भिन्न अवसरों पर कुछ बातों के बारे में अपनी समान राय ही प्रकट करता है। व्यक्ति के व्यवहार की नियमितताएं कानून, नियमों तथा उपनियमों का आधार होती है। इन्हीं के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का नियमन होता है और चुनाव के समय समस्त राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है। इस नियमित व्यवहार के कारण ही प्राकृतिक विज्ञानों के समान इसमें भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इसलिए सभी व्यवहारवादी विचारकों ने राजनीति व्यवहार को नियमितताओं की खोज करके शुद्ध राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण पर बल दिया है। इस प्रकार व्यवहारवादियों का मानना है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं का सामान्यीकरण या निष्कर्ष परीक्षण या सत्यापन योग्य होनी चाहिए। सत्यापन वैज्ञानिक विधि का आधार है। जब तक नियमितताओं
की जांच तथा परीक्षण नहीं किया जाएगा तो वैज्ञानिक सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए चुनाव के समय मतदान व्यवहार के बारे में उपयोगी निष्कर्ष सत्यापन विधि द्वारा ही निकाले जा सकते हैं। इस तरह समस्त राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए नियमितताओं का सत्यापन होना आवश्यक है। इसीलिए व्यवहारवादियों ने राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं की परीक्षण तथा सत्यापन पर जोर दिया है। परंपरावादियों ने व्यवहारवाद की कुछ आलोचनाएं भी की है। उनका कहना है कि राजनीतिक वास्तविकताएं बहुचरित्र तथा विशिष्टता का गुण लिए हुए होती है, इसलिए उसमें नियमितताएं या समानताएं ढूंढना बेकार है। राजनीतिक व्यवहार में वस्तुनिष्ठता 100% नहीं हो सकती। व्यवहारवादी अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाने पर जोर देते हैं। वे विषय सामग्री एवं समस्याओं की तुलना में पद्धतियों और तकनीकियों को अधिक महत्व देते हैं। इससे वस्तुनिष्ठता का बोध होता है। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में पूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव है। राजनीति में मानव व्यवहार का अध्ययन कोरे साक्षात्कारों और प्रश्नावलियों आदि से ही नहीं किया जा सकता। इसके वास्तविक रूप में जानने के लिए समकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को समझना आवश्यक है। इसके अभाव में अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष सत्यापित नहीं हो सकते। व्यवहारवाद में अध्ययन के आंकड़ों का प्रमाणीकरण असंभव होता है। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते समय देशभक्त तथा ईमानदारी जैसे तत्वों को मापना संभव है, क्योंकि ये धारणाएं अनिश्चित तथा परिवर्तनशील प्रकृति के होती हैं। इस तरह राजनीतिक व्यवहार के अन्य तत्व भी परिवर्तनशील है, अतः इसे मापना आसान नहीं है। राजनीतिक व्यवहार में मूल्य निरपेक्षता एक असंभव बात है, क्योंकि इसमें समस्या के चयन से पहले ही अध्ययनकर्ता की मूल्यात्मक प्राथमिकताएं सर्वोपरि। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में भौतिक विज्ञानों जैसी वैज्ञानिकता असंभव है। प्राकृतिक विज्ञानों और राजनीतिक विज्ञानों के तथ्यों और विश्लेषणों में गहरा अंतर होता है। स्वयं व्यवहारवादियों ने भी 1969 में अपनी कमियों को स्वीकार करके उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया था। जो व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे वे ही उसके आलोचक बन गए। व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनेक विरोधाभासों तथा असंगतियों से परिपूर्ण होने के कारण आलोचना का शिकार हो गया। इसमें अपनी सीमाओं से राजनीतिक विज्ञानों को बांधकर उसे पंगु बना दिया। व्यवहारवाद मूलतः एक समृद्ध और शक्तिशाली अमेरिकन बुद्धिजीवी वर्ग का ही प्रतिनिधि है। इसने मानव व्यवहार का अध्ययन एक मशीन की तरह करके मानव मनोविज्ञान को गहरा आघात पहुंचाया। इसलिए व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को मरणोन्मुख बना दिया और व्यवहारवादी पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक के रूप में सामने आ गया। व्यवहारवाद में पनपे असंतोष के कारण तथा इसमें निहित कमियों को दूर करने के लिए राजनीति वैज्ञानिकों ने उत्तर व्यवहारवाद की तरफ अपना मुंह मोड़ दिया तथा
व्यवहारवाद के नए रूप की परिकल्पना तथा उसका अध्ययन प्रारंभ कर दिया। इस कारण हम लोग भी अब उत्तर व्यवहारवाद क्या है के संबंध में चर्चा करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित अध्ययन, उसका उद्भव, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता तथा उसके गुण दोषों से संबंधित अध्ययन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।